नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ जुडिशरी। माय नेम इज विशाल एंड आई एम अ फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं उस टॉपिक को, उस विषय को डिस्कस करने जा रहा हूं जो टॉपिक आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आज के समाज के अंदर जो समस्या, जो प्रॉब्लम उभरती हुई दिख रही है वो है हाई रेट ऑफ डाइवोर्स। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर पिछले 7-8 वर्षों के अंदर, या यूं कहूं पिछले 10 वर्षों के अंदर डाइवोर्स रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। 2014 या 15 से पहले भारत के अंदर डाइवोर्स के इंसिडेंट्स बहुत कॉमन या नॉर्मल नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ 6-7 सालों के अंदर, 8-10 वर्षों के अंदर डाइवोर्स रेट्स बहुत तेजी से बढ़े हैं। यहां तक कि अगर आप अपने सीनियर से, जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे तो आपके सीनियर्स आपको बताएंगे आज से 8-10 साल पहले भारत के अंदर फैमिली कोर्ट्स के अंदर इतनी पेटिशंस फाइल ही नहीं होती थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत के समाज के अंदर डाइवोर्स रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसीलिए आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डाइवोर्स के ग्राउंड्स की, डाइवोर्स के आधार की। और प्रश्न आता है कि क्या अगर किसी भी स्पाउस द्वारा शादी के अंदर अगर अपनी स्पाउस के ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं इनफिडेलिटी के, अगर एक स्पाउस द्वारा अपने दूसरे स्पाउस के ऊपर इनफिडेलिटी के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तो वो क्या आधार बनाया जा सकता है डाइवोर्स का? अब दोस्तों, हम कई बार ये देखते हैं कि वैवाहिक रिश्ते खराब होने के पश्चात, वैवाहिक संबंध खराब होने के पश्चात कई बार लोग सोशल मीडिया पर अपने स्पाउसेस के अगेंस्ट डिफेमिंग या डिफेमेटरी कंटेंट डाल देते हैं। कई बार उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कई बार उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन जैसे इनफिडेलिटी भी या चीटिंग भी एलिगेशंस भी लगा देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर एक व्यक्ति ने, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, अगर अपनी स्पाउस के ऊपर इनफिडेलिटी के एलिगेशंस लगाए हैं, उनके ऊपर इनफिडेलिटी के चार्जेस लगाए हैं, पब्लिक में उनको इनफिडेलिटी के चार्जेस या एलिगेशंस लगाकर डिफेम करने का प्रयास किया है, तो क्या अपने आप में मेंटल क्रूरल्टी काउंट होती है? बिकॉज हम सभी जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर क्रूरल्टी को आधार बनाकर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो आज के केस के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे, और ये केस अराइज होता है एक ऐसी जजमेंट जो हाल फिलहाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई है। इस केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के अंदर उस जजमेंट की सुनवाई की और फिर पता लगाने का प्रयास किया कि पार्टीज के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में किन कारणों से वैवाहिक संबंध खराब हुए, किस कारणों से मैरिटल रिलेशन में स्ट्रेन आया, और ये इस बात पर जजमेंट देने का प्रयास किया कि क्या अगर एक स्पाउस द्वारा दूसरे स्पाउस के ऊपर इनफिडेलिटी के एलिगेशन लगाए जाते हैं तो वो क्या डाइवोर्स का आधार बनाया जा सकता है या नहीं। अब दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स बहुत सीधे से, बहुत सरल से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स नहीं है। ये केस है एक ऐसे कपल का जिनका विवाह हुआ था सन 1997 में, 1997 के अंदर, और 1998 के अंदर दे ऑल्सो हैड अ चाइल्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैरिज। अब दोस्तों, मैरिज के कुछ ही समय के पश्चात द रिलेशन बिटवीन दिस कपल स्टार्टेड स्ट्रेनिंग, रिलेशन उनके बीच में खराब होने शुरू हो गए। अब हस्बैंड, ही वॉज अ डॉक्टर, एंड विमेन, फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अ लेक्चरर, एंड देन शी बिकेम अ इंजीनियर, शी बिकेम अ गवर्नमेंट इंजीनियर। तो दोनों ही एजुकेटेड थे, ऐसा नहीं है कि नन ऑफ देम वर एजुकेटेड, बोथ दे वर वेल क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड। दोनों के बीच में शादी के कुछ समय के पश्चात दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध खराब होने शुरू हुए। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाने का प्रयास किया कि उसकी वाइफ उसको क्रुएल्टी से ट्रीट करती है, उसको प्रताड़ित करती है, वैवाहिक रिश्तों के अंदर खराबी लाने का प्रयास कर रही है, अपने हस्बैंड को बुरी तरीके से ट्रीट करती है, और इसी कारण से हस्बैंड को अपनी फैमिली जो यूपी में, शामली में रहती थी, उनको छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। दूसरी ओर वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाने का, एलिगेशन लगाने का प्रयास किया कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ डाउरी की डिमांड की है, वाइफ से डाउरी की डिमांड की है, वाइफ के संग मार पिटाई की है, यहां तक कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर ये चार्जेस लगाए पुलिस कंप्लेंट के अंदर कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है किसी और महिला के साथ, और वाइफ ने हस्बैंड को रिक्शॉज के अंदर किसी अन्य महिला के साथ देखा है। और वाइफ का क्लेम था पुलिस कंप्लेंट्स के अंदर कि हस्बैंड का उस महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और दे ऑल्सो हैड अ चाइल्ड। अब दोस्तों, इस काउंटर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन के दौर में वो यूं अंत में जाके हस्बैंड ने एक डाइवोर्स पिटीशन लगाई फैमिली कोर्ट के अंदर, और फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स दे भी दिया। हालांकि पिटीशन लगाई गई थी 2013 के अंदर और डाइवोर्स आया 2022, डाइवोर्स की डिक्री है 2022 के अंदर। तो दोस्तों, इस बात का सूचक है कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर फैसले जल्दी नहीं होते हैं। अगर आप डाइवोर्स के केसेस के अंदर कंटेंट कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए एग्री कर जाते हो तो केसेस जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं। अगर आप कंटेंट कर रहे हो, अगर आप डाइवोर्स को कंटेंट कर रहे हो, तो दोस्तों 8 से 10 साल लग जाते हैं इन द फैमिली कोर्ट, और उसके बाद अपील्स जाती हैं, कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट। तो डाइवोर्स के केसेस जल्दी से डिस्पोज ऑफ होते नहीं है। तो इसीलिए
मैट्रिमोनियल रिलेशंस के अंदर अगर खराबी आ भी जाती है तो रेदर देन गोइंग टू द कोर्ट्स, रेदर देन गोइंग टू द फैमिली कोर्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उन रिलेशंस को सुधारने का प्रयास करो, बिकॉज 10-12 साल कोर्ट केसेस के अंदर चक्कर लगाना ये किसी के लिए भी ट्रॉमेटाइजिंग होगा। अब दोस्तों वापस इस केस के अंदर आते हैं। देखिए 2012 के अंदर हस्बैंड ने अपने वाइफ के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की कि उसकी वाइफ वायलेंट हो जाती है, अब्यूजिव हो जाती है और कभी कभी उसकी वाइफ उसको घर से भी निकाल देती है। उसके रिएक्शन में वाइफ ने 2012 के अंदर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की और हस्बैंड के ऊपर इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाए कि उसका किसी और महिला के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है। 2013 के अंदर अगेन शी फाइल्ड अनदर पुलिस कंप्लेंट इन विच शी स्टेटेड कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएलिटी की है, मार पिटाई की है, यहां तक कि हस्बैंड के ऊपर डाउरी डिमांड के या डाउरी की डिमांड के चार्जेस भी लगाए। इसके साथ साथ वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए कि विवाह के समय हस्बैंड और उसकी फैमिली ने महिला से बहुत पैसे लिए थे डाउरी के, यहां तक कि उससे उसके ऑर्नामेंट्स जेवरात भी ले लिए थे। 2013 के अंदर अब जो कि हस्बैंड और वाइफ द्वारा एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाए गए, पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई। इसके अंदर 498 के अंदर हस्बैंड को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद जब हस्बैंड को रिलीज किया गया बेल पर, तो हस्बैंड ने एक डाइवोर्स पिटीशन लगाई फैमिली कोर्ट के अंदर। इसके बाद भी डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में एंटरटेन होने के एडमिट होने के बाद भी वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मल्टीपल चार्जेस की पुलिस कंप्लेंट फाइल की, जिसके अंदर बाइगेमी, क्रुएलिटी, सेक्सुअल कोहैबिटेशन अगेंस्ट हर विल। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगाए कि उसकी इच्छा के बगैर भी हस्बैंड ने उनके संग शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। और लास्ट में हस्बैंड के ऊपर चार्जेस लगे कि ही हैज मिसअप्रोप्रिएटेड हर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया। अब दोस्तों ये डाइवोर्स का केस चला तकरीबन 8 से 9 साल। 2022 के अंदर फैमिली कोर्ट ने दोनों पार्टीज के एविडेंसेस देखे। फैमिली कोर्ट ने इस बात के ऊपर अपनी राय दी कि इन पार्टीज के कंडक्ट को देख के लग रहा है, बिकॉज इन पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं और ये 2012 सन से 2022 तक कभी भी साथ नहीं रही हैं, इसीलिए इनकी मैरिज का इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है। इसलिए इस केस के अंदर इस मैरिज को डिसॉल्व करना ही कानूनी तौर पर सही रहेगा और कोर्ट ने डिक्री पास कर दी डाइवोर्स की अंडर क्रुएलिटी। अब दोस्तों प्रश्न ये आता है कि भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू है, ऑब्वियसली भारत के अंदर हिंदूज ही हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न होते हैं, हिंदूज के अंदर हिंदूज, सिख, जैन और बौद्ध भी आते हैं। तो भारत के अंदर अगर कोई हिंदू अपने वैवाहिक संबंध से डाइवोर्स लेना चाहता है, मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाहता है, तो किन आधारों पर डाइवोर्स लिया जा सकता है? देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि एक हिंदू किस आधार पर डाइवोर्स ले सकता है या फिर एक शादी के बंधन को किस आधार पर डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके कुछ मल्टीपल ग्राउंड्स हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, देखिए क्लॉज 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर बाय एनी स्पाउस आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। अब दोस्तों अगर शादी के पश्चात अगर कोई भी स्पाउस बियॉन्ड द मैरिज किसी भी अन्य व्यक्ति के संग किसी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उस आधार पर दूसरा स्पाउस डाइवोर्स ले सकता है। अ पार्टी हैज ट्रीटेड विद अदर विद क्रुएलिटी। अब दोस्तों ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रुएलिटी। यहां पर फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की क्रुएलिटीज ही आती है, फिजिकल क्रुएलिटी भी आती है और मेंटल क्रुएलिटी भी आती है। अगर शादी के पश्चात एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्रूअल तरीके से ट्रीट किया है तो उस आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है। अब दोस्तों क्रुएलिटी फिजिकल भी और मेंटल भी। फिजिकल क्रुएलिटी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कंडक्ट कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति की हेल्थ को, सेफ्टी को खतरा है, यानी मार पिटाई की जा रही है, या फिर इस प्रकार का कंडक्ट है कि सामने वाला व्यक्ति मेंटल तौर पर हरास हो रहा है, मेंटल तौर पर परेशान हो रहा है, लिविंग इन मेंटल रिलेशनशिप इज बिकमिंग वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हिम, तो उसको बोलते हैं मेंटल क्रुएलिटी। तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को फिजिकली या मेंटली क्रूअल तरीके से ट्रीट करता है, उस आधार पर भी डिवोर्स मिलता है। और कोर्ट ने इस केस के अंदर, फैमिली कोर्ट ने इस केस के अंदर हस्बैंड के फेवर में, क्योंकि डाइवोर्स की पिटीशन हस्बैंड ने ही लगाई थी, हस्बैंड के फेवर में जजमेंट डिक्री देते हुए कहा कि वाइफ के कंडक्ट को देख के लग रहा है कि शी हैज ट्रीटेड हर हस्बैंड विद क्रुएलिटी। दोस्तों इस केस के अंदर जो वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई थी, यहां तक कि हस्बैंड के खिलाफ यह भी कंप्लेंट फाइल की गई थी कि हस्बैंड का किसी महिला के साथ किसी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप है। जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था, कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उन एलिगेशंस के ऊपर जब एविडेंसेस दिए गए तो देखा गया कि वाइफ के एविडेंसेस जो थे वो आपस के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी थे। वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाई थी, कई बारी
वो वाइफ एफिडेविट के संग एफिडेविट था ही नहीं, या फिर वाइफ का जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया या हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया तो वाइफ के वकील ने, एडवोकेट्स ने हस्बैंड से उन चार्जेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया ही नहीं, या फिर वाइफ की जो स्टेटमेंट थी, वाइफ की जो स्टेटमेंट्स थी उसकी प्लेंट के रिटन स्टेटमेंट के अंदर, इन दैट केस वो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थी। तो वाइफ किसी भी प्रकार से प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप किसके साथ है। वाइफ ने कुछ ऐसे मैसेजेस दिखाने का प्रयास किया जिससे प्रूव हो रहा था कि हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप है, लेकिन वो मैसेजेस वाइफ ये नहीं बता पा रही थी कि वो मैसेज उसके पास आए कैसे, वो सिंपल एक पेपर था। यहां तक कि वाइफ ने एक पंचायत का भी पेपर दिखाया, पंचायत के किसी ऑफिस बेरर का पेपर दिखाया जिसके अंदर शी ट्राई टू प्रूव कि हस्बैंड का किसी महिला के साथ एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशन है और वो उसके संग रह रहा है, लेकिन वाइफ जो है वो किसी प्रकार से पंचायत के उस मेंबर को एज अ विटनेस के तौर पर कोर्ट में नहीं ला पाई। तो कोर्ट कहता है कि वाइफ ने एलिगेशन जो हस्बैंड के ऊपर लगाए हैं वो प्रूव नहीं कर पा रही। यहां तक कि अपनी काउंटर एफिडेविट, अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर वाइफ ने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, वहां तक वो वाइफ ने नाम तक नहीं बताया कि वो महिला कौन है। तो यहां से पता लग रहा है कि वाइफ ने बेबुनियाद, बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं हस्बैंड के खिलाफ। इसके साथ साथ हस्बैंड की प्लेंच के अंदर ये अवेयरमेंट्स दिए गए थे कि वाइफ और उसके ब्रदर्स ने और उसके रिलेटिव्स ने हस्बैंड को दिल्ली में हस्बैंड की क्लिनिक में आकर ही उसके संग मारपिटाई की है। और कोर्ट ने कहा कि हम ये देखकर पता लग रहा है, और खासकर इस बात को रिपोर्ट भी किया गया न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो कोर्ट सेड कि इस कंडक्ट को देख के लग रहा है कि वाइफ ने एक तो हस्बैंड के खिलाफ मल्टीपल चार्जेस पुलिस कंप्लेंट्स में लगाए हैं, उनके खिलाफ इनफिडेलिटी के चार्जेस लगाए हैं, और वाइफ हस्बैंड के खिलाफ इन चार्जेस को प्रूव नहीं कर पाई है। दूसरी ओर हस्बैंड के साथ वाइफ की फैमिली और रिलेटिव्स द्वारा मारपिटाई की गई थी, तो हस्बैंड के संग वाइफ और उसकी फैमिली द्वारा, इमीडिएट फैमिली द्वारा क्रुएलिटी की गई है। इस आधार पर द ट्रायल कोर्ट डिक्रीड द डिवोर्स इन द फेवर ऑफ द हस्बैंड। इसीलिए इस केस के अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार की क्रुएलिटी ही प्रूव हुई थी। तीसरा आता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्पाउस को 2 साल से ज्यादा समय के लिए छोड़ के चला जाता है। अब सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है, मैरिज का आधार ही दाम्पत्य होता है, मैरिज का आधार ही दाम्पत्य होता है। अगर एक व्यक्ति शादी के बंधन में, मैरिज के रिलेशन में होते हुए भी अपनी स्पाउस को छोड़कर 2 साल से अधिक समय के लिए उससे दूर रह रहा है जानबूझकर, डेलिबरेटली, तो वो अपने आप के अंदर माना जाएगा कि हस्बैंड हैज और वाइफ हैज डिजर्टेड द स्पाउस। वन पार्टी हैज सीज्ड टू बी हिंदू। अगर एक पार्टी, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ, अगर अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते हैं और हिंदू फोल्ड से बाहर आ जाते हैं, मतलब वो जैन, सिख और बौद्ध फोल्ड से, धार्मिक फोल्ड से बाहर आ जाते हैं, सो इन दैट केस दूसरी पार्टी डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट, वन पार्टी ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर शादी के बाद ही पता चलता है कि हस्बैंड या वाइफ, उन दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड के, दैट मीन्स उनका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं है, या फिर उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार से है कि उनके संग रहना, जीवन काटना, मैरिटल रिलेशंस को आगे लेकर जाना संभव नहीं है, तो इस आधार पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। अ पार्टी सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिसीज। कोई भी पार्टी वैवाहिक जीवन के अंदर या हस्बैंड या वाइफ किसी प्रकार की वेनरल कम्युनिकेबल डिसीज से सफर कर रही है, ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल है, जो फैलती है, छुआछूत की बीमारी। नेक्स्ट, एनी पार्टी इज अराउंड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजियस ऑर्डर। अगर हस्बैंड या वाइफ, उन दोनों में से कोई भी, अगर उन्होंने दुनियादारी को छोड़ दिया, दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, और वो किसी धार्मिक मठ का, किसी धार्मिक संस्थान के मेंबर बन गए, सदस्य बन गए। अब धार्मिक मठ और संस्थान के सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ दोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी धार्मिक संस्थान के, किसी धार्मिक मठ के सदस्य हैं और अपना पारिवारिक जीवन भी चलाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को बिल्कुल ही छोड़ दे और केवल धार्मिक मठ का ही सदस्य बन जाए, तो इस आधार पर उसका स्पाउस डिवोर्स ले सकता है। बिकॉज अगर आप परिवार को छोड़ना ही चाहते हैं तो फिर आप दूसरे वाले पार्टनर को मुक्त कर दीजिए। नेक्स्ट, ही हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर पीरियड ऑफ 7 years। अगर हस्बैंड और वाइफ शादी के पश्चात, अगर दे आर नॉट बीइंग हर्ड, दैट मीन्स कि शादी के पश्चात ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हस्बैंड और वाइफ का कुछ पता ही नहीं है, 7 साल हो गए हैं, नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस स्थिति में, तो ऐसी स्थिति के अंदर हस्बैंड और वाइफ के पास, दूसरे हस्बैंड और वाइफ के पास ये आधार होता है कि वो डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसके साथ साथ 2 ग्राउंड्स और हैं सेक्शन 13 के अंदर। पहला ग्राउंड है, अगर कोर्ट ने डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन दे दी है। देखिए, डिवोर्स का मतलब होता है कि मैरिज का रिलेशन ही डिसॉल्व हो गया, लेकिन डिवोर्स के साथ साथ, डिवोर्स के पहले कई बार पार्टीज जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ले लेते हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं कि पार्टीज के ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रहे, कोहैबिटेशन में रहे। तो अगर कोर्ट ने डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन दे दी है, उस डिक्री के 1 साल तक, उस डिक्री के 1 साल और उसके बाद तक अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसिलेशन नहीं हुआ,
किसी प्रकार का कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो माना जाता है जब हस्बैंड और वाइफ 1 साल से अलग ही रह रहे हैं, कोर्ट ने उनको जुडिशियल सेपरेशन दे ही दी है, तो फिर इससे बढ़िया है, और इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोहैबिटेशन नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। और अंत में अगर कोर्ट ने सेक्शन 9 के तहत, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री दी है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी ने, मतलब हस्बैंड या वाइफ ने अपने आप को दूसरे की कंपनी से विड्रॉ कर लिया, मतलब एक व्यक्ति दूसरे की संगत में नहीं रहना चाहता। शादी का आधार मैं फिर बता रहा हूं होता है दाम्पत्य, कोहैबिटेशन। अगर एक व्यक्ति दूसरे के संग नहीं रहना चाहता और वो दूसरे से अलग हो गया, तो दूसरे व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट में जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए एक एप्लीकेशन या प्लेंट लगा सकते हैं। और कोर्ट ने डिक्री दे दी है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्पाउस की कंपनी से विड्रॉ किया, जो व्यक्ति अपने स्पाउस को छोड़कर चला गया, वो अपने स्पाउस को संगा कर रहे, बिकॉज शादी का आधार ही दाम्पत्य है। और वो व्यक्ति फिर भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है उस डिग्री को, लेकिन वो व्यक्ति अपने स्पाउस को संगा के नहीं रह रहा या रह रही, तो फिर दूसरे स्पाउस के पास यह आधार होता है कि वो 1 साल के बाद कोर्ट से जाकर डिवोर्स की डिक्री ले सकते हैं। बिकॉज अगर एक व्यक्ति, वाइफ या हस्बैंड, अपनी वाइफ के संग रहना ही नहीं चाहते, वो उनके संग 1 साल से ज्यादा से अधिक से रह ही नहीं रहे हैं, तो दूसरा वाला व्यक्ति क्यों ही शादी के बंधन में बंधा रहे। उसके पास यह आधार है कि 1 साल के पश्चात वो कोर्ट में जाकर डिवोर्स की पिटीशन लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट। हम सभी जानते हैं लॉ या अगर मैं बात करूं ऑप्शन यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल की, देखिए जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विद जुडिशरी या फिर एपीओ, दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड लॉ है, और ऑब्वियसली बात है अगर आप जुडिशरी की तैयारी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड लॉ ही होगा। अपने या तो आप लॉ कर रहे होंगे या आपने लॉ कर लिया होगा। और इसके साथ अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो लॉ आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शनल वाइबल सब्जेक्ट है। बिकॉज आप सभी जानते हैं अगर आपने 5 साल या 3 साल जो भी आपका कोर्स है, कोर्स का स्ट्रक्चर है, अगर आपने लॉ को पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप लॉ के कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी वाकिफ होंगे। तो अगर आप लॉ को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है। और हमारे यूपीएससी सीएससी लॉ ऑप्शनल के सिलेबस के अंदर वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसीजरल लॉज, ना ही सीआरपीसी या बीएनएस, ना ही बीएसए मतलब एविडेंस एक्ट, और ना ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ना ही लिमिटेशन एक्ट, ना ही सीपीसी, ना ही हिंदू फैमिली लॉज, ना ही कंपनीज एक्ट, ना ही टैक्सेशन लॉ। ऐसे कोई टेक्निकल लॉज है ही नहीं। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ वही लॉज हैं दैट आर एनालिटिकल इन नेचर, जो एनालिटिकल है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर केवल 5 टॉपिक्स है। लॉ ऑफ क्राइम्स मतलब बीएनएस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सीएलडी, कंटेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट। तो हमारे सिलेबस के अंदर केवल ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप एनालिटिकल रीजनिंग के साथ ही समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हो और जिनका बैकग्राउंड लॉ है, लॉ उनके लिए बहुत ही वाइबल ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन जुडिशरी का स्ट्रक्चर और यूपीएससी सीएससी का स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपको जुडिशरी में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करके पूछे जाएंगे, बिकॉज यूपीएससी एग्जामिनेशन डिमांड्स एनालिटिकल स्किल्स। वो आपसे चाहता है कि आप एनालिटिकल स्किल्स का प्रयोग करो राइटिंग डाउन आंसर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप बात करते हैं जुडिशरी की, तो वहां पर देखें आस्क यू एनी डॉक्ट्रिन, वो आपसे डॉक्ट्रिन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस क्या होती है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। लेकिन यूपीएससी सीएससी के अंदर वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे, अगर वो थेफ्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दे विल आस्क यू डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, कि थेफ्ट के अंदर अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो फिर वो थेफ्ट ही नहीं है। इसका मतलब अगर थेफ्ट के बाकी चारों इंग्रेडिएंट्स भी फुलफिल हो जाते हैं लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है तो वो थेफ्ट नहीं होगी, वो एक्ट थेफ्ट नहीं होगा, चोरी नहीं होगी। उसी प्रकार से वो आपसे पूछ सकते हैं कि थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन तीनों के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन कॉमन है, लेकिन तीनों के अंदर डिफरेंस ये है कि व्यक्ति प्रॉपर्टी की पोजेशन में किस प्रकार से आ रहा है। अब यहां पर आपको सेक्शंस को केवल और केवल रटना नहीं है, आपको उनको एनालाइज करना है। अगर आप उनको एनालाइज नहीं करते तो आप कभी भी इस आंसर का उत्तर, इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए यूपीएससी सीएससी के अंदर और लॉ ऑप्शनल के अंदर वी हैव टू अडॉप्ट एनालिटिकल अप्रोच। और हमारे प्रोग्राम के अंदर हम स्टूडेंट्स को
एग्जामिनेशन के पैटर्न स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, हम उनको तैयार करते हैं सो दैट अगर क्वेश्चन मोल्ड होकर आते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में आते हैं, सो दे विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। के साथ साथ हम आंसर राइटिंग भी रेगुलर बेसिस पर अपने प्रोग्राम के अंदर करवाते हैं। तो हम वापस चलते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स लॉ को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ऑप्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं हमारा बैच ऑलरेडी 9 अक्टूबर यानी परसों से शुरू हुआ है। अभी एक ही क्लास हुई है और हम लॉ ऑफ टॉट से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है लॉ ऑप्शनल के लिए, दे कैन गो फॉर लॉ ऑप्शनल एट स्टडी IQ प्रोग्राम। नेक्स्ट, अब दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्रुएलिटी क्या होती है। क्रुएलिटी मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों। और अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्रूअल तरीके से ट्रीट किया शादी के पश्चात, तो दूसरी पार्टी उसको आधार बनाकर डिवोर्स ले सकती है। अब प्रश्न ये आता है कि इस केस के अंदर क्या मेंटल क्रुएलिटी थी? अब दोस्तों इसके लिए हमें कोर्ट की कुछ जजमेंट्स पढ़नी होगी या समझने के लिए कि मेंटल क्रुएलिटी क्या होती है। देखिए, एक जजमेंट है समर घोष वर्सेस जया घोष 2007। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इलैबोरेट तरीके से समझाने का प्रयास किया कि मेंटल क्रुएलिटी क्या चीज होती है। अब दोस्तों देखिए, मेंटल क्रुएलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट सेड कि मेंटल क्रुएलिटी का कोई स्टैटिक फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल क्रुएलिटी का स्टैटिक फॉर्मूला है, अगर आप किसी का मसक मारपीट कर रहे हो तो फिजिकल क्रुएलिटी, लेकिन मेंटल क्रुएलिटी के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का रिएक्शन किसी भी इवेंट के खिलाफ अलग अलग होता है। हो सकता है कि एक टॉन्ट को लेकर मुझे उतना बुरा ना लगे जितना आपको लग जाए, एक इंसिडेंट को लेकर इतना मैं मेंटली डिप्रेस ना हो जितने आप हो जाओ। इसीलिए कोर्ट कहता है कि मेंटल क्रुएलिटी का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनको मेंटल क्रुएलिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संग इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है कि इस दूसरे वाले व्यक्ति को मानसिक तौर पर पीड़ा हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, कांस्टेंट मेंटल पेन, अब्यूजिव और ह्यूमिलेटिंग कंडक्ट, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संग एक अनादर भरे तरीके से व्यवहार कर रहा है, या फिर और लंबे समय के लिए, या फिर अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा। हम सभी जानते हैं वैवाहिक जीवन के अंदर दोनों पार्टीज को, हस्बैंड और वाइफ को, अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होती है। अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं, अब दायित्व क्या है ये डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन के अंदर दोनों पार्टीज के ऊपर, दोनों हस्बैंड और वाइफ के ऊपर कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ रथ के पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी रुक जाओ तो रथ चलेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर दोनों में से कोई भी अपने दायित्वों को निर्वाहन करने के लिए, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो भी मेंटल क्रुएलिटी का आता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी के ऊपर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे सामने वाले व्यक्ति का उसके संग रहना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नियरली इंपॉसिबल हो जाएगा, तो ये सभी के सभी मेंटल क्रुएलिटी की श्रेणी में आते हैं। हाँ, छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी लड़ाई, टॉन्टबाजी मेंटल क्रुएलिटी नहीं है, बिकॉज किसी भी संबंध के अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा रिश्ते मधुर ही रहते हैं, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो छोटा मोटा झगड़ा मेंटल क्रुएलिटी में नहीं, लेकिन अगर ऐसा कंडक्ट लगातार चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संग ह्यूमिलेटिंग तरीके से, अनादर भरे तरीके से, इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को कंसिस्टेंट तौर पर मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने में मेंटल क्रुएलिटी होती है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ जयचंद्र वर्सेस अनीत कौर, इस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए मेंटल क्रुएलिटी का मतलब है ऐसा कोई भी कंडक्ट, द कंडक्ट दैट मस्ट बी सो ग्रेव that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the other spouse। कि मतलब अगर एक व्यक्ति कहता है कि मेरे संग मेंटल क्रुएलिटी हुई है, तो वो कोर्ट के सामने प्रूव करे कि सामने वाले व्यक्ति का कंडक्ट इस प्रकार से है और इतना सीरियस है कि इस व्यक्ति के लिए उसके संग रहना मुश्किल है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति अनादर पूर्ण तरीके से ही व्यवहार करता है, हमेशा सामने वाली पार्टी को, अपने हस्बैंड और वाइफ को बेइज्जत करता है, उनको दिन भर टॉन्ट करता है, ताने देता है, वैवाहिक जीवन के अंदर दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार ही नहीं है, फोर्स करता है अपने स्पाउस को कि वो अपने पेरेंट्स से या अन्य किसी मित्रगण से या रिश्तेदारों से ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वैवाहिक संबंध को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग होता है ऐसा कंडक्ट। तो इसीलिए कोर्ट सेड कि ऐसा कंडक्ट जो है, जो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए असंभव मुश्किल कर दे किसी के संग रहना, इसको बोलते हैं मेंटल क्रुएलिटी। नेक्स्ट, अब दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस केस के अंदर फैमिली कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एविडेंस के ऊपर गौर किया था। फैमिली कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मल्टीपल एलिगेशंस लगाए हैं, पुलिस कंप्लेंट के अंदर भी और अपनी रिटन स्टेटमेंट भी, लेकिन वो यहां पर अपने एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पा रही है। उसने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन लगाए कि हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है,
हस्बैंड जो है ही इज चीटिंग और ही इज हिज कंडक्ट इज इनफिडल और इनफिडिलिटी। लेकिन वाइफ ने अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर यह भी प्रूव नहीं बताया कि किस महिला के साथ, उस महिला का नाम क्या है। दूसरी ओर वाइफ ने जो भी एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए टू शो कि हस्बैंड का कंडक्ट जो है वो इनफिडल है, तो वाइफ कहीं भी एविडेंसेस के अंदर ये शो नहीं कर पाई एक रीजनेबल तरीके से कि हस्बैंड का किसके संग अफेयर है और किस प्रकार का अफेयर चल रहा है। तो कोर्ट सेड कि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं इनफिडेलिटी के। इसके साथ साथ वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को फोर्स किया कि वो अपनी जमीन बेच दे, वाइफ अपनी जमीन बेच दे। लेकिन एविडेंसेस ये दिखा रहे थे कि वाइफ ने अपनी इच्छा से ही जमीन बेची है। मतलब कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट में हो, चाहे वो पुलिस कंप्लेंट में हो, वो अपने आप में झूठे हैं। तो कहीं ना कहीं वाइफ ने जब झूठे एलिगेशंस लगाए हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड जिसके कारण कई दिन तक जेल में भी रहे, तो हस्बैंड के लिए मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग था, मेंटल क्रुएल्टी थी। इसके साथ साथ वाइफ ने और वाइफ के रिश्तेदारों ने हस्बैंड की पिटाई भी की आके उसके क्लिनिक में, तो ये फिजिकल क्रुएल्टी भी हो गई। तो वाइफ का कंडक्ट कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली दोनों ही क्रूअल था। तो इसीलिए कोर्ट सेड कि राज तलरेजा और कविता तलरेजा केस के अंदर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि लॉजिंग फॉल्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ स्पाउस एंड हिज फैमिली मेंबर्स इज क्रुएल्टी। अब यहां पर चूंकि ट्रायल कोर्ट ने इस बात का ध्यान दिया कि वाइफ अपने एलिगेशंस हस्बैंड के खिलाफ प्रूव नहीं कर पा रही है, मतलब झूठे एलिगेशंस हैं, और राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा के अंदर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ झूठे एलिगेशंस लगाना वो भी मेंटल क्रुएल्टी होती है, बिकॉज इससे हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, उसकी फैमिली और उनकी रेपुटेशन को बहुत सीरियस इंपैक्ट होता है। तो इसीलिए वो क्रुएल्टी होती है। इसीलिए कोर्ट इन दिस केस सेड कि वाइफ ने झूठे एलिगेशंस लगाकर हस्बैंड के संग क्रूअल बिहेवियर किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट सेड कि हस्बैंड के ऊपर इनफिडेलिटी के एलिगेशंस लगाना, झूठे एलिगेशंस लगाना कि हस्बैंड का किसी महिला के संग अफेयर चल रहा है, और उस पुलिस कंप्लेंट के अंदर एलिगेशंस लगाना, यह भी अपने आप में बहुत ही मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग है हस्बैंड के लिए। इसीलिए दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू मेंटल क्रुएल्टी। देखिए, कोर्ट से ट्रायल कोर्ट वाज राइट इन होल्डिंग दैट द वाइफ वाज नॉट एबल टू प्रूव allegations of infidelity made against the husband. The appellant's repeated and baseless allegation of infidelity inflicted sustained harassment, humiliation and mental agony on respondent. तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ट्रायल कोर्ट बिल्कुल सही कह रही थी कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर इनफिडेलिटी के, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के झूठे एलिगेशंस लगाए हैं और ये हस्बैंड के लिए मेंटली ट्रॉमेटाइजिंग है। इस आधार पर द हाई कोर्ट सेड कि इस केस के अंदर प्रूव होता है कि वाइफ हैज कमिटेड मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट द हस्बैंड। इसीलिए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट या फैमिली कोर्ट द्वारा दी हुई डिक्री को अप्रूव किया और वाइफ की अपील को रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्पाउस के अगेंस्ट झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल किए जाते हैं या फिर इनफिडेलिटी के एलिगेशंस लगाए जाते हैं और वो अगर झूठे हैं, तो दिस अमाउंट टू मेंटल क्रुएलिटी, एंड इस आधार पर दूसरा स्पाउस डाइवोर्स कोर्ट से सीख कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने क्रुएलिटी, ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स को समझने का प्रयास किया। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक के लिए अब अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने लक्ष्य की और प्रेरणा से एफर्ट्स करते रहिए, डेडिकेशन से एफर्ट्स करते रहिए, आपके लक्ष्य की पूर्ति अवश्य होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।